गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के समक्ष आज एक नए विषय के साथ आया हूँ और इस विषय का नाम क्या है? बायोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ बायोलॉजी क्या है, इसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो इस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो बायोलॉजी है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बनता है। ये दो ग्रीक शब्द कौन है? एक बायोस है, क्या है? एक बायोस और दूसरा क्या है? लोगोस है। बायोस और लोगोस के मिलने से क्या बना? बायोलॉजी बना। ठीक, तो बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग्स। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग्स। लिविंग्स का हिंदी क्या होता है? जीवधारी। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, यानी कि इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक आने के बाद हम देख सकते हैं कि सभी जीवधारियों का अध्ययन क्या? सभी जीवधारियों का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। सभी जीवधारियों का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। ठीक है, ठीक। और ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जो पिता है और अरस्तु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जंतुओं के बारे में हम लोग को बताया था। अरस्तु ने ही सबसे पहले जंतुओं के बारे में हमें बताया था। इसी श्रेय के कारण अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और चूंकि जंतु विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसी कारण जंतु विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? अरस्तु को। ठीक है, अब देखेंगे ये जो बायोलॉजी जो है हमें मालूम चल गया दो शब्दों के मिलने से बना है। फिर ये बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से? तो ये जो बायोलॉजी शब्द है इसको दो वैज्ञानिकों ने दिया था। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द दिया था। एक का नाम क्या था? लैमार्क। एक का नाम क्या था? लैमार्क। और दूसरे का नाम क्या था? ट्रेविरेनस। दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? ट्रेविरेनस। यानी हमसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया, ठीक, तो बायोलॉजी शब्द को दिया था दो वैज्ञानिकों ने। एक का नाम लैमार्क था, दूसरे का नाम क्या था? तो ट्रेविरेनस था। क्या था? ट्रेविरेनस था। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी हम यहाँ तक देख लिए। अब हमें क्या करना है? बायोलॉजी को समझने के लिए बेहतर ढंग से इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, बेहतर ढंग से बायोलॉजी को समझने के लिए हम दो भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहला भाग होगा इसका क्या होगा? जंतु विज्ञान। और दूसरा भाग क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो जंतु विज्ञान है, यहाँ से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? तो जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान बोलेंगे। ठीक, और आपको यहाँ पे हम पहले बता चुके थे कि जंतु विज्ञान का जो जनक है किसको माना जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था जंतु इतिहास। क्योंकि अरस्तु ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम क्या था? जंतु इतिहास। इस जंतु इतिहास में अरस्तु ने 500 जंतुओं की, कितनी? लगभग 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, विशेषताओं एवं उनके जन्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो जंतु इतिहास पूछता है एग्जाम में कि जंतु इतिहास नामक किताब किसने लिखा था? तो अरस्तु ने लिखा था। और अरस्तु कौन था? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक, और इस जंतु विज्ञान में लगभग इसने 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना एवं विशेषताओं और उनके जनन, कैसे जनन करते हैं, शारीरिक संरचना क्या है, क्या विशेषता है, इस सब के बारे में अरस्तु ने हमें बताया था। ठीक है, अब इधर आते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में पेड़ तथा पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। ठीक, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्यों? क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने ही सबसे पहले एक अपने किताब में, जिस किताब का नाम क्या, किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसको लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। इस किताब में इसने सबसे पहले पेड़ पौधे के आकार, उनके प्रजनन करने के प्रकार, कहाँ रहते हैं, हैबिटेट के बारे में सबसे पहले इसने बताया था। और इसी कारण थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का
पिता कहा जाता है, ठीक है। और ये जो थियोफ्रेस्टस था ना, यह शिष्य था किसका? अरस्तु का। तो गुरुजी ने बताया जंतुओं के बारे में, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और शिष्य ने बताया किसके बारे में? वनस्पति विज्ञान के बारे में, इसलिए थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो जंतु विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मानव आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मानव आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव आकारिकी में क्या होता है? इसके तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। मानव आकारिकी में मानव के तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव आकारिकी में मानव के तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब जिससे कोई चीज मिलकर बना हो, और कार्यात्मक मतलब कार्य करता हो, ठीक है। तो कोशिका सबसे छोटी होगी। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। बहुत सारे ऊतकों के मिलने से क्या बनेगा? अंग बनेगा। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो इससे किस चीज का निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। और इसी मानव आकारिकी में हम अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे अंग तंत्र के हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे पाचन तंत्र है, इसमें क्या, बहुत सारे अंगों के मिलने से क्या बना है? पाचन तंत्र बना है। चूंकि ये तंत्र पाचन का काम करता है, इसलिए इस तंत्र का नाम क्या रख दिया गया? पाचन तंत्र रख दिया गया। कंकाल तंत्र, इसमें बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। और ये जो तंत्र होता है किसके बारे में हमें जानकारी देगा? तो शरीर के ढांचा के बारे में, बनावट के बारे में जानकारी देगा। तो इसको हम क्या नाम दिए? कंकाल तंत्र दिए। श्वसन तंत्र, इसमें भी क्या होगा? श्वसन संबंधित कार्य होगा, ठीक। तो इसको हम क्या नाम दिए? श्वसन तंत्र दिए हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे किसके बारे में? यहाँ से लेंगे सबसे पहले पाचन तंत्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र हम समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। क्या पाचन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है? तो मानव के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। मानव के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह सरल अवस्था में नहीं रहता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो सरल अवस्था में नहीं रहता है। और शरीर जो है भोजन से जो ऊर्जा का अवशोषण करती है, वह सरल अवस्था में जो भोजन बन जाता है उसी से ऊर्जा का अवशोषण करती है। लेकिन हम जो भोजन ग्रहण किए वो किस में है? जटिल संरचना में है। और जटिल संरचना में, और दूसरी बात क्या है, जो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील, ठीक। जटिल संरचना इसलिए होता है क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है और वसा रहता है, जो क्या होता है? जटिल होता है, ठीक। तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात जब ये हमारे पाचन तंत्र में जाता है तो यहाँ पे ये भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इसका टूटना आरंभ हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना इससे क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो जब ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो ये जो होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भोजन के जो कण होते हैं घुलनशील हो जाते हैं। और क्या होता है? साधारण संरचना, इसका जो संरचना होता है वो साधारण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका जो संरचना है वो क्या हो जाता है? साधारण हो जाता है। और इसी साधारण संरचना से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर को किसी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूटेगा। वसा अम्ल, कार्बोहाइड्रेट आपको बताया ना जटिल होता है और इसका सरल रूप क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, वसा अम्ल जटिल है, ये टूटेगा सरल में, वसीय अम्ल में, ठीक है। चलिए, और प्रोटीन भी क्या है? जटिल है, और ये किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में। तब ये यानी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि ये साधारण संरचना वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो यहाँ पे एक शब्द लिखे हैं, जैसे मान लीजिए अरस्तु को आपको बताया है क्या वो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता है। तो सबसे पहले जब मतलब अनुमान लगाया जा रहा था कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसी में एक नया टर्म आया था जिसका नाम था स्वतः जननवाद। क्या नाम था? स्वतः जननवाद। तो स्वतः जननवाद में जननवाद के एक समर्थक हमारे जो समर्थक थे वो अरस्तु थे। उनका मानना था कि सजीव मतलब जितने भी सजीव जीव है उनकी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। सजीव जीवों की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? निर्जीव पदार्थों से हुई है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? स्वतः जननवाद कहलाता है, ठीक है। तो इसी में
एक नाम आता है, इन्होंने प्रयोग करके भी दिखाया था, जिसका नाम क्या था, हेल माउंट था। क्या नाम था, हेल माउंट। ठीक, हेल माउंट वैज्ञानिक था, उसका नाम था हेल माउंट। ठीक, उसने क्या किया, चूंकि वो भी स्वतः जननवाद का समर्थक था, तो वो उसने क्या किया, एक प्रयोग यह किया कि पसीने से भीगा हुआ एक कपड़ा लिया और गेहूं का डलिया, जिसमें गेहूं का पका हुआ गेहूं रहता है, गेहूं का डलिया और पसीने से भीगा हुआ एक कपड़ा लिया, दोनों को एक जगह रख दिया। ठीक, कुछ दिन के पश्चात वहाँ मतलब देखा गया तो वहाँ पर एक चूहे को देखा गया। कुछ दिन के पश्चात वहाँ पे एक चूहे को देखा गया। तो ये जो हेल माउंट था, इसको लगा कि यहाँ पे देखिए पसीने से भीगा हुआ कपड़ा, ये भी क्या है, निर्जीव है। धान का डलिया क्या है, ये भी क्या है, निर्जीव है। ठीक, तो इसको लगा कि यहाँ से निर्जीव चीजों को आपस में रखने पर एक नया सजीव आ गया, जो क्या है, चूहा। ठीक, ये मतलब एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, उस समय वो लोग मानते थे कि तालाब एवं तालाब के बालू से मछली का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसी तरह धूल कण से मक्खी का विकास हुआ है। कितना हास्यपद चीज है, ऐसा संभव हो सकता है ना। तो ये स्वतः जननवाद के समर्थक थे। कौन था, हेलमाउंट था और अरस्तु था, जो कि क्या था, गलत था। ठीक, तो स्वतः जननवाद हो गया। अब देखिए पाचन तंत्र को हम समझ ले सरल भाषा में कि भोजन के जटिल अणु को तथा अघुलनशील अणु को हमारे शरीर के सिस्टम द्वारा जब उसे जल में घुलनशील एवं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा उसे क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तथा इस पाचन क्रिया में जो भी तंत्र भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलेंगे। जो भी अंग भाग लेते हैं, उन अंगों के मिलने से जो तंत्र बनता है, उस तंत्र को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पाचन तंत्र हो गया। अब यहाँ पे हम फिगर बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मानव का है, और ये जो पाचन जो है वह मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, अभी यहीं तक बता रहे हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे। ठीक है, यहाँ पे समझा दे रहे हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा में। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में। तो मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में दांत होगा। दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वहां से लार जो होता है वो भोजन को क्या करता है, अपने साथ लेकर उसको ग्रहणी में लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है, ग्रहणी। अब ग्रहणी कहाँ होता है, तो जो मुख गुहा होता है ना, यहाँ पे मुख गुहा के जस्ट, यहाँ पे मान लीजिए मुख गुहा के जस्ट बाड वाला जो मतलब संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। सॉरी, हम ग्रहणी बोल दिए थे, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक, यहाँ से ग्रसनी से, इसके बारे में कल बताएंगे फिर अलग अलग फिगर बनाकर, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते रहे। ठीक, ग्रसनी से फिर दो गो स्ट्रक्चर संरचना निकली हुई रहती है। एक होता है क्या, श्वास नली, एक होता है क्या, ग्रास नली। तो यहाँ पे हम जो फिगर बनाया है, यह फिगर किसका है, ये जो फिगर है ये ग्रास नली का है। किसका है, ग्रास नली का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर टाइप का, यहाँ पे मान के चलिए क्या है, ग्रसनी है। ठीक, क्या ग्रसनी है, तो ग्रसनी से ग्रास नली और श्वास नली जुड़ा रहता है। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, आपको अभी बताया है कि ग्रसनी से ग्रास नली और श्वास नली दोनों जुड़ा हुआ है। अब ग्रसनी क्या होता है, तो मुख गुहा का आखिरी जो भाग होता है वही क्या होता है, ग्रसनी होता है। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ग्रसनी में। अब ग्रसनी से फिर दो गो पाइप जुड़ा हुआ रहता है। एक पाइप होता है, एक नली होता है किसका, ग्रास नली का, और दूसरा जो होता है श्वास नली का होता है। तो ये जो भोजन जो है वह श्वास नली में न जाकर किस में जाता है, ग्रास नली में जाता है। क्यों, क्योंकि जब भोजन ग्रसनी में आता है तो ग्रसनी में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जैसे भोजन जाता है ना, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जो है वो बंद कर देता है किसको, श्वास नली को। श्वास नली को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे कारण भोजन किस में आ जाता है, ग्रास नली में आ जाता है। ठीक है, भोजन किस में आ गया, ग्रास नली में। अब ग्रास नली से भोजन जो है, ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ आ गया, आमाशय में। ग्रास नली से भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है। ठीक है, ग्रास नली से भोजन कहाँ आया, आमाशय में। ठीक, ग्रास नली सबसे पहले मुख गुहा,
मुंह में भोजन गया, मुंह से कहाँ आया ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ ग्रास नली, ग्रास नली से कहाँ आया अमाशय में। ठीक, तो अमाशय में जो भोजन आया, आपको संक्षिप्त में हम यहाँ बता दे रहे हैं। ये जो भोजन जो होता है ग्रास नली, अच्छा कल बताएंगे इसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भोजन जो है कहाँ है अमाशय में। अमाशय में जो है पूर्ण पाचन नहीं होता है। अमाशय में आपसे क्वेश्चन पूछा गया अमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो नहीं, अमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, अर्ध पाचन होता है। अर्ध पाचन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भोजन जो होता है ना वह गाढ़े लेई के समान बन जाता है। भोजन जो होता है वह गाढ़े लेई के समान बन जाता है, और इस गाढ़े लेई के समान जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। कल इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक, तो जो गाढ़े स्ट्रक्चर बन जाता है भोजन को, उसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और यही काइम फिर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ से ये वाला, और यहाँ पे ब्लू कलर का ये वाला, और यहाँ पे हरा कलर का ये वाला, ये तीनों के तीनों जो है ना ये छोटी आंत के भाग है। किसके भाग है, छोटी आंत के। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। इसका क्या नाम है, ग्रहणी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको मध्यांत्र बोलेंगे, मध्यांत्र जेजुनम। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो सब भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में आया। अमाशय में भोजन जो गाढ़े लेई के जैसा हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। जब पूर्ण पाचन नहीं होगा इसका मतलब आगे वाले जो अंग है इनका कहीं ना कहीं इसमें यूज होगा। ठीक, तो ये काइम जो है, जो कि भोजन का एक प्रकार है, ग्रहणी के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, मध्यांत्र में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, मध्यांत्र में। और मध्यांत्र में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। ठीक, फिर मध्यांत्र से भोजन कहाँ आएगा, इलियम में। ठीक, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है इसी वाले भाग में होता है। कहाँ, इलियम में होता है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है कहाँ होता है, इलियम में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है। और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, इलियम ही होता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम होता है, और इलियम में ही भोजन का क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है। ठीक, उसके बाद ये भोजन जो है, जहाँ भोजन संपूर्ण इसका पाचन हो गया तो यहाँ से ऊर्जा मिल गया हम लोग को। उसके बाद बचा हुआ जो भोजन है ना, यहाँ से बड़ी आंत के माध्यम से, इसको क्या बोलेंगे हम, बड़ी आंत बोलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें बड़ी आंत को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक उंडक हो जाता है, कॉलन हो जाता है और मलाशय हो जाता है। कल बताएंगे इसके बारे में। ठीक, तो बड़ी आंत के बारे जो बचा हुआ जो भोजन होता है वो बड़ी आंत के माध्यम से कहाँ आता है, यहाँ से ऐसे होते हुए सीधे आएगा कहाँ, मलाशय में। और मलाशय में आने के बाद क्या होता है, गुद्दा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे अमाशय जो होता है वो कहाँ होता है, अमाशय को ही हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। अमाशय को हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। अमाशय जो होता है वो बाएं साइड में होता है। और ठीक, और अमाशय के ठीक ऊपर या साइड में, दाहिने साइड में क्या होता है, यकृत होता है। ये क्या, ये किस चीज का फिगर है, तो यकृत का है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम 3 फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये किस चीज का है, लार ग्रंथि है। तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अब कल हम आपको बताएंगे लार ग्रंथि क्या होता है, छोटी आंत बड़ी, मतलब आगे आने वाले वीडियो में आपको इस लार ग्रंथि के बारे में जानकारी देंगे। लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य के लार में इसका लार का पीएच मान 6.8 होता है, यानी कि अम्लीय होता है। ठीक, लार में 99% क्या होता है, जल पाया जाता है, 1% एंजाइम पाया जाता है। वो भी एंजाइम 2 एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम होता है, क्या होता है, टाइलिन होता है। जो टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च का पाचन करना। यानी टाइलिन जो एंजाइम होता है वो भोजन क्या करते हैं, पाचन स्टार्ट करती है। और लाइसोजाइम एंजाइम होता है, क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और अमाशय के बारे में कल हो सकता है, कल अमाशय ग्रास नली बताए और क्या बताए, छोटी आंत बताए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।